पिछली वीडियोस में हमने देखा है कि दूरी सूत्र यानी डिस्टेंस फॉर्मूला के उपयोग से हम ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री में चीजें सिद्ध करते हैं। आइए इस वीडियो में हम उन्हीं चीजों को बिना दूरी सूत्र के उपयोग के सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर देखिए, दूरी सूत्र का उपयोग किए बिना दर्शाइए कि बिंदु 3,0, -2, और 8,2 संरेख यानी कि कोलिनियर है। तो संरेख होने का अर्थ है कि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो आइए इन तीनों बिंदुओं की हम दृश्य रूप में कल्पना कर लेते हैं। यह x अक्ष है, यह y अक्ष है, यह 3,0 x अक्ष पर स्थित है, 8,2 प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, -2, तीसरे चतुर्थांश यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब यदि आप पहले दो बिंदुओं से गुजरने वाली एक रेखा का निर्माण करते हैं तो वह रेखा इस तीसरे बिंदु से होकर भी गुजरेगी। इसका मतलब है कि तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित होंगे, अर्थात तीनों बिंदु संरेख यानी कि कोलिनियर होंगे। अब यह तो चीजों को करने की एक दृश्य विधि है, किंतु हमें यहां पर दूरी सूत्र के उपयोग के बिना इसे सिद्ध करना था। तो आप 1 मिनट का समय लीजिए और यह याद कीजिए कि दूरी सूत्र के उपयोग से हम कैसे दर्शा सकते हैं कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। चलिए मैं आपको याद दिला देता हूं। यदि हमें दूरी सूत्र के उपयोग से यह सिद्ध करना है तो हम सबसे पहले कहेंगे कि ये तीनों बिंदु एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं, यानी समतल पर स्थित ये तीन बिंदु एक त्रिभुज के शीर्ष हैं, और उसके बाद हम उस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात करेंगे। अब यदि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है तो हम कहेंगे कि एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, और यदि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के एकदम बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं कि त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा है और ये तीनों बिंदु संरेख यानी कि कोलिनियर हैं। और कुछ ऐसी स्थिति यहां पर भी हो रही है। देखिए, ये दोनों बिंदु मिलकर पहली भुजा का निर्माण करते हैं, ये दोनों बिंदु मिलकर दूसरी भुजा का निर्माण करते हैं, और इन दोनों भुजाओं का योग यानी कि पहली भुजा प्लस में दूसरी भुजा करने पर हमें यह तीसरी भुजा मिल जाती है। यानी इन दोनों बिंदुओं के द्वारा जो निर्मित भुजा है वह मिल जाती है। यानी कि दो भुजाओं का योग करने पर हमें तीसरी भुजा मिल रही है। इसका मतलब है कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं और यहां पर त्रिभुज का निर्माण नहीं हो रहा है, किंतु हमें यहां पर दूरी सूत्र का उपयोग किए बिना इसे करना था। तो एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसके बारे में सोचिए। अब सरल रेखाओं में अध्ययन की जाने वाली एक ऐसी अवधारणा के बारे में सोचिए जिसका हम यहां पर उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको एक संकेत बताता हूं। यदि हम इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का निर्माण करते हैं तो हमें एक ढाल यानी कि स्लोप मिलेगी, और वह इस रेखा खंड की ढाल यानी कि इस लाइन सेगमेंट की स्लोप होगी। और यदि हम इस रेखा के अनुदिश आगे बढ़ते हैं तो हमारी ढाल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी इन दोनों बिंदुओं 3,0 और 8,2 को मिलाने वाले रेखाखंड की जो ढाल होगी वह ठीक इस रेखाखंड की ढाल के बराबर आएगी। किंतु यदि ऐसी स्थिति नहीं है और ढाल परिवर्तित हो जाती है, मतलब आगे बढ़ने से हम हमारे मार्ग से विचलित हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि यह एक सरल रेखा नहीं है। अर्थात एक सरल रेखा के लिए आवश्यक है कि ये दोनों ढाल आपस में बराबर हों। अब क्या हम ये दोनों ढाल ज्ञात कर सकते हैं? जी बिल्कुल। पहले तो हम इन दोनों बिंदुओं के उपयोग से इस रेखाखंड की ढाल ज्ञात करेंगे, उसके बाद यहां पर इस रेखाखंड की ढाल ज्ञात करेंगे और फिर इन दोनों ढालों की आपस में तुलना करेंगे। यदि ये दोनों ढाल आपस में बराबर आती हैं तो ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं, और यदि ये बराबर नहीं आती हैं तो ये तीनों बिंदु एक रेखा पर स्थित नहीं हैं। अब चलिए ऐसा कर लेते हैं। तो ढाल के लिए सूत्र होता है y2 - y1 बटा x2 - x1। अब इन दोनों बिंदुओं के उपयोग से हम इस रेखाखंड की ढाल को एक बार के लिए m1 कह देते हैं। तो m1 बराबर आ जाएगा 0 - -2 यानी कि y निर्देशांकों का अंतर, और बटा में 3 - -2 अर्थात x निर्देशांकों का अंतर। तो देखिए m1 बराबर यहां पर 0 + 2 जो कि 2 आ जाएगा, और हर यानी कि डिनोमिनेटर में 3 + 2 यानी 5 आ जाएगा। अर्थात इस रेखाखंड की ढाल 2/5 है। अब देखिए, हम इस बिंदु से इस बिंदु तक ढाल 2/5 वाली रेखा के अनुदिश गति करते हैं, और उसके बाद इस बिंदु से इस बिंदु तक हम गति कर रहे हैं और अभी भी इस रेखा के अनुदिश ही गति कर रहे हैं। तो ऐसा होना चाहिए कि अभी भी हमारी ढाल 2/5 ही हो। तो चलिए देखते हैं कि क्या सच में ऐसा हो रहा है। तो यदि हम इस रेखाखंड की ढाल को m2 कह देते हैं तो वह आ जाएगी 2 - 0 बटा में 8 - 3, यानी कि m2 बराबर आ जाएगा 2/5। अब देखिए ढाल आपस में बराबर हैं
और यह बिंदु 3,0 है और हम जानते हैं कि एक नियत ढाल वाली रेखा सदैव ठीक एक बिंदु से होकर गुजरती है, यानी कि इन दोनों बिंदुओं से यह रेखा गुजर रही है और साथ ही साथ इन दोनों बिंदुओं से भी यह रेखा गुजर रही है। तो इसका मतलब है कि यह रेखा इन तीनों बिंदुओं से होकर गुजर रही है। तो यहां पर m1 बराबर m2 है, अर्थात बराबर ढाल है और समान बिंदु हैं। तो इसका मतलब है कि यह तीनों बिंदु इस समान रेखा पर स्थित हैं। तो इस प्रकार ढालों की अवधारणा से हम यह सिद्ध कर पाते हैं कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। चलिए अब इसी प्रकार का एक और उदाहरण देख लेते हैं। दूरी सूत्र का उपयोग किए बिना दर्शाइए कि बिंदु 4,4, 3,5 और -1, एक समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल के शीर्ष यानी कि वर्टिसेस हैं। तो चलिए इसकी दृश्य रूप में कल्पना कर लेते हैं। यह -1, है, यह 4,4 है और यह 3,5 है। अब देखने से तो हमें यह एक समकोण त्रिभुज लग रहा है, किंतु हम इसे सिद्ध कैसे करेंगे? चलिए पहले तो हम यह समझ लेते हैं कि दूरी सूत्र का उपयोग करके हम इसे एक समकोण त्रिभुज कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रहा होता है, यानी कि यदि हम भुजाओं का वर्ग करके उन्हें जोड़ दें तो हमें कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूज का वर्ग मिल जाता है, अर्थात a² + b² बराबर c² आ रहा होता है। तो पहले तो हम दूरी सूत्र का उपयोग करके इन तीनों भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इन दोनों भुजाओं की लंबाइयों का वर्ग करके इन्हें जोड़ने पर हमें इस तीसरी भुजा की लंबाई का वर्ग मिल रहा है या नहीं। किंतु हमें कहा गया है कि दूरी सूत्र का उपयोग किए बिना हमें इसे करना है। तो सोचिए कि समकोण त्रिभुज का ऐसा कौन सा दूसरा गुणधर्म है जिसकी मदद से हम दूरी सूत्र के बिना इसे दर्शा सकते हैं। एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और स्वयं से इसे करने का प्रयास कीजिए। अब गौर कीजिए कि यह जो कोण है यह 90 डिग्री होगा। इसका मतलब है कि ये दोनों रेखाएं लंबवत रेखाएं यानी कि परपेंडिकुलर लाइंस होंगी, और यदि ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं तो इसका मतलब है कि इस रेखा की ढाल और इस रेखा की ढाल ये दोनों परस्पर संबंधित होंगे। और इनके मध्य का संबंध क्या आएगा? हम जानते हैं कि दो लंबवत रेखाओं की जो ढालों का गुणनफल है वह -1 के बराबर आता है। तो अब यदि यहां पर सच में यह स्थिति है तो इसका मतलब होगा कि ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं और यह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। किंतु यदि यह स्थिति नहीं है और इन दोनों रेखाओं की ढालों का जो गुणनफल है वह -1 के अतिरिक्त कुछ और आ रहा है, तो उसका मतलब होगा कि ये दोनों रेखाएं लंबवत नहीं हैं और यह एक समकोण त्रिभुज नहीं है। तो अब हमारा काम होगा कि हम इन दोनों ढालों का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखिए इस रेखा की ढाल हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? इस सूत्र से ज्ञात करेंगे और इस रेखा की ढाल m1 बराबर आ जाएगी 4 -1 और बट्टा में 4 -1 जो कि होगा 5/5 यानी 1। तो इस रेखा की ढाल तो 1 आ गई है। अब इस रेखा की ढाल m2 देखिए क्या आ जाएगी 4 -5 बटे 4 -3 यानी कि यह -1/1 यानी -1 आ जाएगा। अब यदि हम इन ढालों का गुणनफल ज्ञात करते हैं तो देखिए 1 गुणा में -1 जो कि -1 के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने यहां पर ढालों का प्रयोग करते हुए यह पता कर लिया है कि ये दोनों रेखाएं लंबवत हैं और ये तीनों बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। चलिए अब एक आखिरी उदाहरण कर लेते हैं। दूरी सूत्र का उपयोग किए बिना दर्शाइए कि बिंदु -2, -1, 4,0, 3,3 और -3,2 एक समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम के शीर्ष हैं। तो चलिए इसकी दृश्य रूप में कल्पना कर लेते हैं। तो यहां पर ये चारों बिंदु आ जाने वाले हैं और देखने से तो यही लग रहा है कि ये चारों बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, किंतु हम इसे सिद्ध कैसे करेंगे? तो चलिए पहले तो समझ लेते हैं कि दूरी सूत्र के उपयोग से हम इसे कैसे सिद्ध कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर ये आमने सामने की भुजाएं यानी कि जो सम्मुख भुजाएं अपोजिट साइड्स हैं वे बराबर आनी चाहिए। तो दूरी सूत्र का उपयोग करते हुए हम पहले इन चारों भुजाओं की लंबाइयां ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि यदि यह नीली भुजा इस नीली भुजा के बराबर है और यह सफेद भुजा इस सफेद भुजा के बराबर है तब तो यह एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। किंतु यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो यह एक समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। किंतु अब हम दूरी सूत्र का उपयोग किए बिना यह कैसे सिद्ध कर सकते हैं? तो एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और समांतर चतुर्भुज का कोई ऐसा गुणधर्म सोचिए जिसका हम यहां पर उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको संकेत बताता हूं। संकेत हमें इस नाम में ही मिलेगा, यानी समांतर यानी कि पैरेलल। तो देखिए समांतर चतुर्भुज के लिए जो सम्मुख रेखाएं हैं
वे बराबर होने के साथ साथ समांतर भी होती हैं, अर्थात इनके लिए जो ढाल है वह समान आएगी। तो हम कह सकते हैं सम्मुख भुजाएं समांतर है, यानी कि इस रेखा की ढाल और इस रेखा की ढाल ये दोनों समान आएंगी, और साथ ही साथ इस रेखा की ढाल और इस रेखा की ढाल ये दोनों भी आपस में समान आएंगी। अब किसी तरह यदि हम सम्मुख भुजाओं की ढालों को बराबर लेकर आ जाएं तो यह सिद्ध हो जाएगा कि यह एक समांतर चतुर्भुज है। तो इन चारों रेखाओं की ढाल अब ज्ञात कर लेते हैं, और यह ज्ञात करने के लिए हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो पहले तो चलिए इस रेखा की ढाल ज्ञात करते हैं। तो वह आ जाएगी 0 माइनस में -1 बट्टा 4 माइनस में -2, यानी यहां पर 0 + 1 बट्टा 4 + 2 है, जो कि 1 बट्टा 6 बन जाएगा, अर्थात इस रेखा की ढाल 1 बट्टा 6 आ गई है। अब आशा करते हैं कि इस रेखा की ढाल भी 1 बट्टा 6 ही आए। तो चलिए इस रेखा की ढाल ज्ञात कर लेते हैं। तो वह आ जाएगी 3 - 2 बट्टा 3 माइनस में -3, अर्थात अंश यानी कि न्यूमरेटर में तो y निर्देशांकों का अंतर है और हर यानी कि डिनोमिनेटर में x निर्देशांकों का अंतर है। तो यह ज्ञात कर लेते हैं। 3 - 2 यानी कि 1, और यहां पर 3 + 3 यानी कि 6। तो इन दोनों रेखाओं की ढाल 1 बट्टा 6 है, जो कि बराबर आ गई हैं। चलिए अब सफेद रेखाओं की ढाल ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर यदि हम इस रेखा की ढाल ज्ञात करेंगे तो वह आ जाएगी 3 - 0 बट्टा 3 - 4। तो 3 - 0 यानी 3, और बट्टा यहां पर 3 - 4 यानी -1, तो 3 बट्टा -1 यानी कि -3 आ जाएगा। अब चलिए इस रेखा की ढाल ज्ञात कर लेते हैं। तो वह आ जाएगी यहां पर 2 माइनस में -1 और बट्टा -3 माइनस में -2। तो यह 2 + 1 बट्टा -3 + 2 है, जो कि बन जाएगा देखिए 2 + 1 यानी कि 3, और यहां पर -3 + 2 जो कि -1 आ जाएगा, और 3 बट्टा -1 यानी कि -3। तो इन दोनों रेखाओं की जो ढाल है वे भी आपस में बराबर आई हैं। अब हम कह पा रहे हैं कि नीली रेखाओं की ढाल आपस में बराबर हैं, और साथ ही साथ सफेद रेखाओं की ढाल भी आपस में बराबर हैं। तो सम्मुख भुजाओं के लिए ढाल आपस में बराबर आ गई हैं। तो इसका मतलब है कि सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, और यदि सम्मुख भुजाएं समांतर हैं तो यह सिद्ध हो गया है कि यह एक समांतर चतुर्भुज है।